Hello students, this is Survi Tiwari and you are watching India's #1 educational channel Magnet Brains. Well, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था चैप्टर नंबर 14 में कि हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, उनके एलिमेंट्स के बारे में, और हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट को समझा। हमने ये देखा कि लाइटनिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और इन इफेक्ट से काम आने वाली एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सभी हमने हमारे लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक बेल के बारे में समझा था कि वो किस तरह से काम करती है, सोलेनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हमारे चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब बारी आती है एक्टिविटीज़ की, जिससे हमने जो भी चीज़ें हमारे चैप्टर में पढ़ी थी वो हमारी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 14.1। ओके, सो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? आपको इस एक्टिविटी के लिए एक स्विच चाहिए, एक बल्ब चाहिए और एक बैटरी चाहिए, राइट। तो ये इस तरह से हम ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं कि ये हमसे क्या क्या जानना चाह रहे हैं, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। सो आपने इस तरीके का जो सर्किट है वो क्लास 6th में भी देखा होगा कि किस तरह से एक बल्ब ग्लो करता है। डू यू रिमेंबर दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे ही हम स्विच को ऑन पोजीशन में करते हैं तो क्या होता है, बल्ब जलना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं तो करंट की वजह से बल्ब चालू हो जाता है। ये तो आपने 6th क्लास में पढ़ा था। 7th क्लास में आपने ये जाना कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है करंट के फ्लो करने के लिए। साथ ही साथ आपने क्या सीखा? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर प्रॉपर नहीं होगा, बीच में से टूटा हुआ होगा, तो क्या आपका करंट बह पाएगा? जी नहीं। करंट को बहने के लिए ज़रूरी है कि ये जो इस तरीके का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो, उसे पूरा एक कंप्लीट रास्ता मिले पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के लिए। ठीक है ना। तो खैर ये तो आपने समझ लिया। The bulb glows as soon as the switch is moved to the on position। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इस एक्टिविटी में ये बताना है कि अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दूँ, ठीक है, कुछ अपन प्रैक्टिकल डायग्राम इस तरह से देखें कि आपने एक बल्ब लिया है, एक बैटरी ली है और एक स्विच लगा दिया, तो क्या आप इसकी मदद से, ठीक है, क्या आप इसे कॉपी पर थ्योरेटिकल वे में बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमने सीखी थी कुछ कंपोनेंट की लिस्ट और साथ साथ हमने देखा था कि किस कंपोनेंट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। जैसे बल्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरह के का सिंबल यूज करते थे। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर इस तरीके का आपको सर्कुलर टाइप दिख रहा है ना, ठीक है, ये होता है आपका फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करता है बल्ब का आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेल क्या देती है? सेल देती है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, और आप सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट पॉजिटिव और एक पॉइंट नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉइंट क्योंकि ज़्यादा होता है इसलिए अपन इसको बड़ी प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इसलिए यहाँ मैंने बड़ी प्लेट बताई, और नेगेटिव पॉइंट छोटा होता है या छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें चार्ज के रिस्क कम होते हैं इसलिए हम इसको छोटी प्लेट से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है हमारी बैटरी का। देन स्विच, तो स्विच के लिए हमने किस तरीके का सिंबल यूज़ किया था अगर आपको याद हो? तो ये होता है आपका स्विच। स्विच के 2 सिंबल होते हैं, ये क्लोज्ड और ये वाला ओपन। ठीक है, ये दोनों हमने स्विच के लिए यूज़ किए थे। तो अब आप इसकी मदद से क्या इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं हम, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ये बल्ब के लिए आपने लगा दिया, ठीक है, ये आपने आपका कनेक्शन समझा दिया और यहाँ पर आपने लगा दिया स्विच। ठीक है ना। सो अब आप ये सोचोगे कि ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में क्या हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा उल्टी बैटरी लगी हुई थी, यहाँ नेगेटिव कनेक्टेड था और यहाँ पॉजिटिव, तो इसलिए हमने इस तरह से इसको बना दिया। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर आप ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव बना दोगे तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा ये। ठीक है ना। सो
यहाँ पे ये जो बल्ब है ये चमकता हुआ दिख रहा है। जनरली अपन जब सूरज बनाते थे तो किस तरह से बनाते थे, इस तरह से हम लाइंस देते थे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि कोई चीज़ चमक रही है, लाइट आ रही है। तो इसी तरीके से जब बल्ब ग्लो करेगा या जलता है तो क्या होता है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे समझ में आ रहा है कि बल्ब ग्लो करता है? एक तो इससे, और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप स्विच को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाओगे कि ये जो स्विच है वो क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो स्विच है अगर ये क्लोज्ड है तो यहाँ से निकलने वाला जो करंट है वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, बल्ब में इसने काम किया, इसको ग्लो किया और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो आपने सर्किट डायग्राम बना दिया सिंबल्स का यूज़ करके। ठीक है, सो अगर आप इसको क्या डिफरेंट वे में बना सकते हैं? डिफरेंट वे का मतलब पहली कंडीशन आपने बना दी कि ये क्लोज कंडीशन में है, क्या आप इसको ओपन कंडीशन में बना पाओगे? तो बिल्कुल बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, एक आपका जो पहला वाला डायग्राम था अगर आप उसको देखोगे तो इसमें स्विच क्लोज था। अब उन्होंने बोला कि आप इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये हुआ मेरा बल्ब। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बल्ब बना दिया। राइट, यहाँ पे लगी मेरी बैटरी, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये जो स्विच जहाँ पर क्लोज था, अब मैं इसको क्या बता दूंगी, ओपन कंडीशन में। ठीक है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। करंट को फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि उसको एक प्रॉपर पाथ मिले, क्लोज्ड लूप मिले, लेकिन ये अब क्लोज लूप नहीं है। और इसका हमने आंसर दे दिया है कि हाँ, हम दूसरे तरीके से भी इस सर्किट को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने हाथ से बना करके देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या जब आप इसको दूसरी तरीके से बना रहे हैं तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो हम ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं कि जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करंट जब तक कि बल्ब नहीं तब तक नहीं पहुंचता जब तक कि उसको क्लोज पाथ नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पाथ है वो ओपन हो चुका है, इसीलिए क्या होगा, करंट जो है हमारा फ्लो नहीं करेगा और बल्ब भी नहीं जलेगा। Recall that the bulb glows only when the switch is in on position and the electric circuit is closed. Well, इस एक्टिविटी में हमें एक चीज़ रिकॉल हो गई कि जो आपका बल्ब है वो तभी ग्लो करता है जब आपका स्विच ऑन पोजीशन में हो और उसमें करंट फ्लो करे। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज्ड हो, है ना। अब इस सारे पॉइंट से हमें कुछ पॉइंट और समझ में आते हैं। द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। ठीक है, ये जो स्विच है ज़रूरी नहीं कि मैं इसको यहीं लगाऊं या इस बल्ब के सामने लगाऊं, हम स्विच को कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक स्विच है जो कि क्या करता है, पाथ को जोड़ने का काम या उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसलिए जो स्विच है ना उसको आप सर्किट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। When the switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is completed. ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक का ये जो आपका स्विच है या फिर जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है जब आपका स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में हो। ठीक है, ये पोजीशन कैसी कहला रही है, ये तो ऑफ है। ऑन पोजीशन में होगा तो प्रॉपरली करंट इसमें से जाएगा। द सर्किट इज सेट टू बी इन अ क्लोज्ड। ठीक है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ओपन स्विच और क्लोज स्विच क्या होता है। तो सर्किट क्लोज कब कहलाता है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इंस्टेंटली। ठीक है, जब करंट जो है वो सर्किट से फ्लो ना करे। ठीक है, सो पूरे सर्किट में थ्रू आउट उसमें कोई करंट ना फ्लो करे तो हम उसे ओपन सर्किट कहते हैं। और क्लोज सर्किट मतलब जब करंट प्रॉपरली उसमें फ्लो कर रहा हो। व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन द सर्किट इज incomplete. It is said to be open and no current flows in any part of the circuit. Obvious सी बात है, अगर स्विच ओपन है तो आपके सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। और हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा सर्किट जो है वो क्लोज कंडीशन में है। ठीक है, ओपन कंडीशन में है। ठीक है, ये ओपन क्लोज थोड़ा सा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन कर देता है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो स्विच है जब आपका ओपन हो तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा, स्विच का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने इतनी चीज़ सीखी। वेल, इन द बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर। अब हम ये देख लिए हैं कि हमने एक्टिविटी से ये तो सीख लिया, ठीक है, कि जो आपका स्विच है वो जब ऑन होता है तभी हमारा करंट फ्लो करता है और सर्किट क्लोज सर्किट कहलाता है।
अब हम ये देख लेते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो क्यों करता है। तो बल्ब के लिए हमने देखा कि बल्ब में एक थिन वायर होता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये क्या होता है? ये होता है फिलामेंट, ओके, which glows when electric current passes through it. When the bulb get fused, its filament is broken. Well, जब भी आप देखते हो कि आपके घर में अगर कोई बल्ब लगा हुआ है, पहले जनरली ज़्यादा हम बल्ब्स का यूज़ करते थे, तो उन बल्ब में आप देखते हो फिलामेंट आपको जुड़ा हुआ नहीं मिलता, टूटा हुआ मिलता था। तो वो टूटा हुआ का मतलब ये होता है कि अब वो फिलामेंट टूट चुका है, और फिलामेंट टूट जाएगा दैट मीन्स जो उसके अंदर का सर्किट था ना फिलामेंट का, वो ब्रेक हो चुका है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा दैट मीन्स उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा और वो हीट हो करके लाइट नहीं देगा, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? खराब बल्ब कहलाने लग जाएगा, ओके। सो आपके लिए एक प्रिकॉशन है, वो ये है, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन। जब भी आपके मेन सप्लाई से अगर कोई बल्ब कनेक्टेड है तो उसको डायरेक्टली कभी भी टच ना करें। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे बी गेट बर्न बैडली। वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है बल्ब जो होता है वो, और अगर आपने उसको डायरेक्टली टच कर लिया तो आपका हाथ जो है लिटरली जल जाएगा। So do not experiment with the electric supply from the mains or generator or an inverter। ना तो जनरेटर के पास जाएं, ना ही इन्वर्टर के पास जाएं। ये सभी बहुत हैवी करंट फ्लो कर सकते हैं और हमारी बॉडी जो है उससे क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है, ठीक है ना। So you may get an electric shock which may be dangerous. Use only electric cell for all the activities suggested here. Well, जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपको उन एक्टिविटीज़ को अगर परफॉर्म करके देखना है ना तो आप सेल का यूज़ करें, ठीक है। सेल हमारी कम वोल्टेज की बनी होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे को नुकसान नहीं करती। हर एक्टिविटी को आप सेल के साथ करें, डायरेक्टली स्विच के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको मेन सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली किया तो आपका शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, घर की पूरी लाइट भी जा सकती है और आपको नुकसान हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। तो आपको अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप जाएं मार्केट से सेल परचेस करके लाएं और फिर सेल के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने वोल्ट का मुझे बल्ब लेकर के आना है, कितने वॉट का, तो आपको आप उस सेलर से ही पूछ लीजिए कि जो इस सेल से ऑपरेट हो जाए वो हमें दीजिए, तो आपको वो देंगे, आप ट्राई करके देखिएगा फिर ये सारी एक्टिविटीज़। सो ये हमने देखी कि हमारी एक्टिविटी 14.1 में हमने क्या क्या सीखा। वेल, इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड। क्या अगर बल्ब का फिलामेंट इनकम्प्लीट होगा या टूटा हुआ होगा तो क्या सर्किट हमारा कंप्लीट कहलाएगा? जी नहीं, सर्किट हमारा बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको ये डायग्राम बताऊं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपने स्विच को ऑन किया, क्या किया? स्विच को ऑन किया, तो इस ऑन पोजीशन में जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है, और मान लीजिए ये यहाँ से ब्रेक होता है, तो जब करंट यहाँ पे जाएगा तो ये आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब कि सर्किट इनकम्प्लीट है, ये टूटा हुआ है और आपका पूरे सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा और ये इनकम्प्लीट सर्किट कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीटेड? नो। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? नो। क्या ग्लो करेगा आपका बल्ब? बिल्कुल भी नहीं करेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म। अब ये जो आपने अभी हमने बताया, आपको प्रिकॉशन के लिए भी बताया था कि बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है? ये सभी होता है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। डू यू नो वाई? जी हाँ, हम बता ही रहे हैं कि क्यों हुए। हमारे सभी स्टूडेंट्स को भी पता है कि भाई अगर हम बल्ब का यूज़ करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है टंगस्टन का, क्योंकि हम मटेरियल यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी करंट उसमें फ्लो करेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है तो हमारा जो बल्ब है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो किसके कारण होता है? वाई? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण ये हीटिंग की प्रॉपर्टी होती है और आपका जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने एक्टिविटी नंबर 14.1 से क्या क्या सीखा, तो हमने एक्टिविटी नंबर 14.1 से 3-4 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1 कि जब सर्किट का जो स्विच है अगर वो ऑन पोजीशन में है तो क्या होगा?
तो ही हमारा सर्किट कंप्लीट कहलाएगा या क्लोज्ड सर्किट कहलाएगा और उसमें करंट फ्लो करेगा। अगर सर्किट का जो स्विच है वो ऑफ कंडीशन में है तो सर्किट जो है वो ओपन सर्किट कहलाएगा और उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। नंबर 3, अगर मुझे इस तरीके का कोई डायग्राम दिया हुआ है तो मैं इसकी मदद से क्या इस तरीके का सर्किट डायग्राम बना सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स पता है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये चीज़ सीखी कि क्या अगर बल्ब है और बल्ब का फिलामेंट अगर ब्रेक होता है तो क्या हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट कहलाता है? जी नहीं, हमारा सर्किट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कहलाता है। पांचवी चीज़ हमने क्या सीखी इस एक्टिविटी से? पांचवी चीज़ हमने इस एक्टिविटी से ये सीखी कि जो बल्ब होता है वो हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट का बना होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि जब भी उसमें से करंट फ्लो करेगा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और जो बल्ब है वो छूने पर ही हमें बहुत ज़्यादा वार्म महसूस होता है। तो ये 4-5 चीज़ें हमने एक्टिविटी नंबर 1 से सीखी। चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक्टिविटी नंबर 14.2 क्या कहती है। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बल्ब लेना है और सेल लेना है और एक वायर लेना है। इन सबको कनेक्ट करिए जिस तरह से आपको दिखा हुआ है। अब दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली 1 सेल। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही सेल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कीप द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, सबसे पहले स्विच को ऑफ पोजीशन में रखें, मतलब ओपन रखें। क्या बल्ब ग्लो करता है? आप बल्ब को टच करके भी देखिए, क्या बल्ब ग्लो किया? इस कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, ना ही वार्म होगा। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ से हम फिर से हीटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक्टिविटी 2 की मदद से। पहली कंडीशन में तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया। दूसरी कंडीशन में जब ये क्लोज कंडीशन में आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा? जी हाँ, जब ये क्लोज्ड हो जाएगा तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो जब ये ग्लो करेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ देर वेट करेंगे फॉर अ मिनट। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट। सो आप क्या देखेंगे? डू यू फील एनी डिफरेंस? क्या आपको पहले और बाद में कोई डिफरेंस नज़र आया? जी हाँ, आपको क्या नज़र आएगा कि जो हमारा बल्ब है वो काफ़ी हीटेड हो चुका है, वो काफ़ी वार्म हो चुका होगा। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। और फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम इसको ऑफ करेंगे। पहले हम ऑफ रहने देंगे, फिर ऑन करेंगे, 1 मिनट के लिए चलने देंगे, फिर ऑफ करेंगे। तो आपको 3 कंडीशंस देखनी है। पहली, जब हमारा जो सर्किट था वो इनकम्प्लीट था, मतलब ऑफ पोजीशन में था सर्किट स्विच, देन आपने उसको ऑन पोजीशन में किया, बल्ब को जलाया और उसको टेम्परेचर को चेक किया। पहले वाला टेम्परेचर नोट किया, कुछ भी नहीं था। दूसरा वाला टेम्परेचर नोट किया। फिर तीसरे वाले में क्या करना है? आपको उसको ऑफ करना है और फिर 1 मिनट वेट करना है। आप ये देखेंगे कि जो पहला और दूसरे में जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। क्या होता है कि कोई भी डिवाइस जो है वो हीट अप जल्दी हो जाता है और उसको वापस से कोल्ड होने में या ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आ जाएगा कि जब भी हम किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट में करंट को देते हैं तो वो हीट अप जल्दी होता है, लेकिन अगर हम उसको ऑफ भी कर देते हैं तो उसे नॉर्मल कंडीशन में आने में कुछ समय लगता है। तो एक्टिविटी से हमें टेम्परेचर का बढ़ना और किस तरह से वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप ये एक्टिविटीज़ घर में परफॉर्म करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी डायरेक्ट मेन स्विच का यूज नहीं करना है, आपको बैटरी का ही यूज करना है। ओके, और सिर्फ एक बैटरी, एक सेल का यूज। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी एक्टिविटी नंबर 14.2 कंप्लीट। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 14.3 क्या है। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर, टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। हमको इस तरह से अब ये नाइक्रोम वायर कहाँ से मिलेगा? यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप और यू कैन यूज़ अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर की जो कॉइल होती है आप उसको भी ले सकते हो, जो ख़राब अगर हीटर है तो, या फिर अगर आप जाएंगे सेलर के पास तो वो आपको ईजिली नाइक्रोम का वायर दे देगा। ठीक है, आपको क्या करना है? इस तरह से 2 नेल्स को लेना है। ठीक है, इन्हें दोनों साइड में अटैच कर देना है। ठीक है, और बीच में नाइक्रोम का वायर लगा करके हम क्या करेंगे? एक तरफ बैटरी लगा देंगे, सेल लगा देंगे और बीच में स्विच। ठीक है, सर्किट को ओपन और ऑफ क्लोज करने के लिए। सो अब जब ऑन कंडीशन में था,
ठीक है। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच इन द ऑन पोजीशन। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑफ पोजीशन में जाइए और टच करके देखिए वायर को, ठीक है, क्या वायर में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब हम इसको ऑन पोजीशन में कर देंगे, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टच द वायर, ठीक है। कुछ दिनों थोड़ी देर बाद आप वायर को फिर से टच करके देखिए, क्या होगा, वायर जो है वो अगेन हीट अप हो जाएगा, आपको महसूस होगा, ठीक है। डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको क्या करना है, सिंपल 2 कील लेना है या नेल्स लेना है, उसके बीच में हम नाइक्रोम का वायर लगाएंगे। ये अभी देखिए जितनी भी एक्टिविटी थी वो हमने डायरेक्टली वायर के बल्ब से करके देखी। अब हम इसको और समझने के लिए देखते हैं कि क्या वायर में भी हीटिंग इफेक्ट आता है और कितना आता है। तो इसको समझने के लिए हमने वायर लगाया है। अब तो हमने वायर में चेक करेंगे कि क्या इसको टच करके, आपको सिर्फ ऐसे टच करके हटा देना है। अगर ज़्यादा टाइम तक आप होल्ड करेंगे तो आपका हाथ बर्न हो सकता है। सो अब इसके बाद आप उसको टच करके देखिए कितना गर्म हुआ, फिर उसको स्विच ऑफ कर लीजिए। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अब आपको क्या करना है कि फिर से वायर को क्या करके देखोगे, टच करके देखोगे कि कितना टाइम ये वायर लगाता है इसको वापस से कोल्ड कंडीशन में आने के लिए। ओके, तो एक्टिविटी 2 से अगेन हमने बल्ब नहीं, हमने एक पतले से थिन वायर को चेक करके देखा कि क्या इसमें भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है। अब एक और प्रिकॉशन, डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज द सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली। बहुत ज़्यादा देर अगर आप ऑन पोजीशन में आपके स्विच को रखेंगे तो आपकी सेल से का धीरे धीरे है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, जल्दी वीक हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर बहुत देर तक ऑन भी रखेंगे तो जो आपका वायर है ना वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा और हो सकता है कि वो बर्न भी हो जाए। इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। ओके, सो the wire gets hot when electric current passes through it. This is the heating effect of electric current. Well, जब भी obvious सी बात है, अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि जब से ही करंट उसमें से जाता है, रेजिस्टिव एलिमेंट है, रेजिस्टिव वायर है, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है जिसमें, तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जरूर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? ऑब्वियसली हमें पता है कि जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है वो होते हैं आपके इलेक्ट्रिक गीजर्स और आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स। वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अपन रॉड को पानी में डालें तो वो एक सोलेनाइड होती है जो कि धीरे धीरे गर्म हो जाती है और हमारा पानी गर्म हो जाता है। हीटर में, ठीक है, ब्लोअर्स में, ठीक, ये सभी जगह पर हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ होता है। मेक अ लिस्ट सच अप्लायंसेस, बिल्कुल बना सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कौन कौन से हीटिंग डिवाइसेस हैं जो कि हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट आपको बनानी है। You might have seen an electric room heater or electric heater used for cooking. Well, आपको कुकिंग के लिए भी आपने इलेक्ट्रिक रूम हीटर को देखा होगा और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए भी हम इलेक्ट्रिक हीटर का भी यूज़ करते हैं, राइट? तो उन सभी में भी हीटिंग इफेक्ट का ही यूज़ होता है। All these contain a coil of a wire. This coil of wire is called an element. सभी में क्या होती है, ये जो वायर को समझने का कॉन्सेप्ट ही इसलिए था ताकि हम ये समझ सकें कि हर एक जो अप्लायंसेस है वो किससे बनकर बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है कॉइल से, ठीक है। राउंड, जैसे मैं आपको सोलेनाइड बताई थी, उसी कॉइल से मिलकर के बनी होती है। तो आप अगर कॉइल को समझ गए हैं, मतलब उसमें किस तरह से हीट डेवलप होती है, एक वायर से समझ गए, तो आप उस कॉइल के कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे, क्योंकि इन सभी अप्लायंसेस में इसी तरीके की कॉइल होती है जो कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है और हम उनका यूज़ करते हैं। You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to electric supply, their elements become red hot and given out heat. आप देखते हो, जैसे आप हीटर्स को देखते होंगे जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं, तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। अगर ओपन आपने देखा है तो वो रेड आपको दिखता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होना है, ये किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और उसकी थिकनेस पर, ठीक है। रो इक्वल्स आर इक्वल्स टू होता है एल बाय ए। Thus, for different requirement, the wires of different material and different lengths and thickness are used. इसका मतलब इस एक्टिविटी से आपको ये भी समझ में आएगा कि डिफरेंट जो अप्लायंसेज हैं उनमें अलग अलग तरीके के वायर्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग थिकनेस के वायर यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी एप्लीकेशन। ओके, सो बुजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन कंप्लीटली क्या होती है, पैक होती है, ओपन नहीं होती। Paheli told him that electrical appliances such as immersion heater, hot plates, iron, geyser, electric kettle, hair dryers have elements inside them.
हैव यू एवर सीन दैट एलिमेंट इन एनी अप्लायंसेस? वेल, आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई पुरानी आयरन है, अगर आप उसको खोल करके देखेंगे ना तो आपको इस तरीके का फिलामेंट दिखेगा। यही वो फिलामेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करके हीटअप होता है। ओके, सो आपको भी कई अप्लायंसेस अगर पुराने कभी देखना है तो आप अगर किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाइए, उनसे पूछे, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा देख करके, ठीक है ना। सो ये तो हम एक्टिविटी 14.3 थी जिसमें हमने इस तरीके के मटेरियल को भी हम देखेंगे। देखिए, ये तो पूरा का पूरा सोलेनाइड है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें इस तरीके की ये नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए हैं, और मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतनी ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट ज़्यादा जनरेट होता है। तो द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। On the other hand, the elements of electric appliances become so hot that they are easily visible। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं ना आपके, ठीक है, नॉर्मली उसमें जो वायर्स होते हैं वो नॉर्मली हॉट नहीं होते क्योंकि वो कॉपर के बने होते हैं, लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में वायर्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स गेट हीटेड टू सच एट हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो टेम्परेचर या टेम्परेचर से ज़्यादा लाइट अप हो जाए। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर, द वायर मे बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अगर बहुत ज़्यादा हीट जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज करंट जाएगा तो इतना ज़्यादा हीट हो सकता है कि वो मेल्ट होकर ब्रेक भी हो जाए। बट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी वायर मेल्ट और ब्रेक हो जाए? बिल्कुल है। हम फ्यूज़ वायर को तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ अगर हम नॉर्मल वायर में भी क्या करें, एक्सेसिव करंट को बहा दें, एक्सेसिव करंट को फ्लो करवा दें तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो हमारा वायर है वो जल जाएगा, ठीक है। सो हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। मेक द सर्किट वी यूज एक्टिविटी 14.3 अगेन, जो आपने 14.3 में जो सर्किट हमने यूज़ किया था, एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो काफ़ी आगे है, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। एक वायर लेना है हमें, ठीक है, उसको प्लेस करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपने उस एक्टिविटी में क्या किया था, एक थिन वायर लिया था नाइक्रोम का, ठीक है। नाइक्रोम के वायर क्या होगा, जल्दी जल जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक थिन वायर लेते हैं स्टील वूल का। वेल, ये स्टील वूल आपको कहाँ मिल जाएगा? ये स्टील वूल आपको ग्रोसरी शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि जनरली क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ से स्टील वूल लेकर के आएँ। अब आपको करना क्या है कि आपके रूम्स में जितने भी फैंस हैं उनको स्विच ऑफ कर दीजिए, और आपको क्या करना है, एक बैटरी, एक सेल की जगह पर नंबर ऑफ 4, जैसे 4 बैटरीज आपने ले ली, उन सबको आपस में हम कैसे कनेक्ट करेंगे आपको बता ही चुकी थी। एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव से, इस तरह से हम आपस में बैटरीज को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये एक बैटरी है, ओके, इस तरह से मान लीजिए ये एक बैटरी है, ठीक है, तो इसके पॉजिटिव को दूसरी बैटरी के नेगेटिव को पॉजिटिव से इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये चारों बैटरीज आपकी आपस में सीरीज में एक लाइन से कनेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, करंट उसमें से पास होना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो स्टील का वूल है ना, उसे बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्या जो स्टील का वूल है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, ठीक। जो स्पेशल मटेरियल से बनने वाले जो वायर्स होते हैं, ठीक है ना, वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, क्विकली मेल्ट होकर के ब्रेक हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, हम सर्किट को सेव कर पाते हैं। तो दीज वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। तो इस तरीके के जो वायर्स होते हैं ना, इनका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को बनाने के लिए करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि जितने भी हमारे फ्यूजेस हैं उनके अंदर एक तरीके का वायर लगता होगा। जैसे हमने स्टील वूल का एक एग्जांपल देखा, ठीक है ना। स्टील वूल इसलिए लिया ताकि हम इसको काफ़ी देर तक ध्यान से देख पाएँ। स्टील जो नाइक्रोम का वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, तो जनरली हम ऐसे ही वायर का यूज़ करते हैं फ्यूजेस को बनाने के लिए। अगर आप हमारी मतलब अगर हम फ्यूजेस की बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो फ्यूजेस हैं वो हमारे सर्किट को या हमारे घर में जो वायरिंग है उनको सेव करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटली आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, तो उस शॉर्ट सर्किट से हमें बचाने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करेंगे, ओके। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक्सेस करंट बहने लगता है। दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़
कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टीयर। अब कई बार क्या होता है कि कई दिनों पुराना हो जाता है वायर, उसके ऊपर का इंसुलेशन खराब होने लग जाता है, या बहुत खिंचाव है उसमें, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लोड है, तो उसकी वजह से इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारा जो वायर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल खुल जाता है, और जैसे ही खुलता है तो वो अपने दूसरे वायर के साथ टच होता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और जलने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर इस तरीके की इसमें हम फ्यूजेस का यूज़ करें, इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन अ सर्किट इट विल बी ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जितना हिस्सा अगर खराब हुआ है वो अलग हो जाएगा और आपका सर्किट ब्रेकर बाकी सारी अप्लायंसेस को सेव कर लेगा। A fuse is thus a safety device which prevent damage to electrical circuit and possible fires. तो फ्यूज़ क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि ये फ्यूजेस, आप डिफरेंट तरीके के फ्यूजेस को देख सकते हैं। ये जो फ्यूजेस हैं वो हमारे सर्किट को प्रिवेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल डैमेजेस से। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो फ्यूज़ है वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जनरली यूज्ड फ्यूज़ आपने इस तरीके के कुछ देखे होंगे, ओके। So these days miniature circuit breakers are increasingly being used in place of fuses. इनकी जगह पर ये जो आपने फ्यूज़ देखे कुछ इस तरीके के जो कि थोड़े पुराने हैं, इसमें अगर आप इसको खोल के देखोगे तो आपको वो नाइक्रोम वाला वायर भी नज़र आएगा, ठीक है। तो इनकी जगह पर ये जो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ये बनने लगे हैं, ठीक है। दीज आर द स्विच विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेम लिमिट। अगर सर्किट में जो करंट है वो सेफ लिमिट से थोड़ा ज़्यादा जाता है तो ये जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं या जितने भी अपन फ्यूजेस लेते हैं उनको हमें इस बात का ध्यान करते हुए खरीदना है कि वो सभी ISI मार्क्ड हों, ओके। सो एक्टिविटी नंबर 14.4 जो है उससे हमें ये समझ में आया कि प्रॉपर अगर हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं तो हम हमारे घरों में लगने वाले इलेक्ट्रिक सप्लाई को या इलेक्ट्रिक सिस्टम को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपका हीटिंग इफेक्ट। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो? यस, इलेक्ट्रिक करंट हैज सो मेनी इफेक्ट्स लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट एंड लाइटनिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। चलिए, तो मैग्नेट इफेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ओके, जिसमें हम कवर करेंगे एक्टिविटी नंबर 14.5, ओके। सो टिल देन आपको क्या करना है, आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर के क्लास 7 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस को गो थ्रू करना है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स किसी और क्लास में हैं तो आप उनके साथ मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के क्लासेस के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।